Hello everyone, in this lecture we are continuing the property of Z transform. So our next property is convolution in time domain. So like the previous transform, like we have seen in S domain, Laplace transform and Fourier transform. So whatever the signal is convolved in time domain, it will be multiplied in frequency domain corresponding that frequency domain signal. तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं, अगर x1n का जो z ट्रांसफॉर्म है that will be x1z and x2n का अगर z ट्रांसफॉर्म x2z है, तो अगर x1n convolution with x2n अगर होता है then it will be in frequency domain. अगर इसको frequency domain में कन्वर्ट करें हम तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली z ट्रांसफॉर्म का. इसी तरीके से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देखते थे, z ट्रांसफॉर्म हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखते थे कि उसका फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्नल होता था उसको मल्टीप्लाई कर देते थे जब टाइम डोमेन कॉन्वोल्यूशन होता है इसमें टाइम डोमेन में. ठीक है, तो इसमें अगर आरओसी हमारा इस वाले केस में x1n का आरओसी अगर r1 है और इसका आरओसी अगर r2 है, देन दिस is the convolution of these two. Its ROC will be R1 intersection with R2. This x1z into x2z. So for proving it, we can take the z transform of x1n and x2n. So how it will be, like after putting the formula of z transform, z2 minus n, ये हमारा सिग्नल हो गया into z2 minus n. तो कॉन्वोल्यूशन जो हम लिखते हैं, कॉन्वोल्यूशन की भी एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट, जो हमारा कॉन्वोल्यूशन सम है उसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ m इक्वल्स टू माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी x1m into shifted version of signal, second signal, next to my n minus m, and this will be z2 minus n. So in this, let us for simplify put n minus m equals to p. If you put it, then whenever wherever it has n equals to p plus m. Okay, so after putting all the this n values p plus m, you will get p equals to minus infinity plus infinity, summation of m equals to minus infinity plus infinity, x1m x2 p, n minus m equals to p. We are putting this p in place of n minus m, so this will be z to the power minus m plus p. Okay, in place of n we are putting p plus m, it will be m plus p. So after rearranging this equation, we will get m equals to minus plus infinity x1 m, ये जो एक्सपोनेंट में है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा z2 माइनस m, और दूसरा क्या होगा, समेशन ऑफ p इक्वल्स टू माइनस इनफिनिटी प्लस इन्फिनिटी x2 p z टू द पावर माइनस p. ठीक है, तो ये जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये z ट्रांसफॉर्म है किसका, x1 n का और x2 n का. p और m कोई दोनों वेरिएबल हैं, तो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय n, so it makes no difference. So it is z transform of x1n which is x1z, and this is z transform of x2n which is x2z. So this is all about convolution property of z transform. So up to now we have discussed all this, we have discussed the property when we have bilateral this z transform. Bilateral का मतलब क्या है, जब n की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होती है. तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ विच इज वैलिड ओनली फॉर यूनिलेटरल z ट्रांसफॉर्म. तो वो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, जैसे राइट शिफ्ट. अगर राइट शिफ्ट है, ओनली दिस प्रॉपर्टी, अप टू नाउ वी आर डिस्कसिंग बायलैटरल z ट्रांसफॉर्म, बट फ्रॉम नाउ whatever property we are discussing, it is only valid for unilateral z transform. तो सबसे पहले उसमें है राइट शिफ्टिंग.
अगर xn का z ट्रांसफॉर्म xz है, ओके, और अगर इसको राइट शिफ्ट किया गया, राइट शिफ्ट मतलब n-1 टाइम डोमेन में एक से शिफ्ट किया गया, तो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, टाइम शिफ्टिंग हुई है तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, z टू द पावर -1 होना चाहिए और xz होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये तो तब होगा, इतना तब होगा जब बाइलेटरल है, जब n की वैल्यू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे यूनिलेटरल देख रहे हैं तो ये n की वैल्यू जो होगी 0 से इंफिनिटी तक होगी। क्यों, जब ये यूनिलेटरल z ट्रांसफॉर्म की हम बात कर रहे हैं तब इसके साथ हमारा एक और टर्म ऐड हो जाएगा, डेट इज x ऑफ -1। ओके, तो अगर इसको आपने प्रूफ करना, यू कैन इजिली अंडरस्टूड दिस व्हाई आई रोट दिस लाइक दिस, यू कैन इजिली अंडरस्टूड बाय द इट्स प्रूफ। ठीक है, तो xz आपको पता है कि क्योंकि यूनिलेटरल है तो 0 से इंफिनिटी तक लिया है xn z टू द पावर -n। ठीक है, तो अगर इसको मैं एक्सपैंड करूं, इसको एक्सपैंड अगर 0 की वैल्यू पुट करूं, 0 से इंफिनिटी तक पुट करूं n की वैल्यू, तो ये कुछ ऐसा आएगा, z टू द पावर 0 1 होगा, x1 z टू द -1, x2 z टू द -2 अप टू इंफिनिटी। ओके, उसी तरीके से अगर मैं z ट्रांसफॉर्म x ऑफ n-1 का निकालूं तो वो आपका आएगा n0 x ऑफ n-1 z टू -n। अगर आप n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, तो n की वैल्यूज अगर 0 पुट किया सबसे पहले तो x ऑफ -1, ये तो ये 0 हो जाएगा एक्सपोनेंट, तो 1 मल्टीप्लाई प्लस x ऑफ 1-1 z टू -1 प्लस x ऑफ 2-1 z टू -2 अप टू इंफिनिटी। तो ये x ऑफ -1 रहेगा, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पे क्या है, x0 x1 z -2 अप टू इंफिनिटी। अगर आप इस वाले, ये x ऑफ -1 तो ऐसे ही रहेगा, अगर इस वाले आगे के टर्म में z टू द पावर -1 का अगर कॉमन ले लेते हैं आप, तो ये आएगा x0 प्लस x1 z टू -1 प्लस x2 z टू -2 अप टू इंफिनिटी। अगर इस चीज को आप कंपेयर करें इस वाले इक्वेशन से, तो ये क्या चीज है, ये कुछ नहीं है, ये xz है, तो दिस क्या वी कैन रीराइट एज xz। तो ये जो z ट्रांसफॉर्म हमारा x ऑफ n-1 जो राइट शिफ्ट किया था, डेट विल बी z टू द पावर -1 xz प्लस x ऑफ -1। तो ये आपका एक्स्ट्रा क्यों आएगा, क्योंकि ये यूनिलेटरल है। अगर तो आपका अगर ये बाइलेटरल होता -इंफिनिटी +इंफिनिटी, तो ये वाला टर्म एक्स्ट्रा ऐड नहीं होना था। But we are talking about the unilateral Z transform, so this property, uh, this time shifting will be like this. An addition of extra term will be there because of this unilateral. Similarly, for the unilateral, if we want to do the left shift, अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो लेफ्ट शिफ्ट कैसा, मतलब x of n+1, अगर xn का xz है देन x of n+1 का क्या होना चाहिए, एक तो आपको पता है कि टाइम शिफ्टिंग से z टू द पावर 1 +1 है, तो यहाँ भी एक z टू द 1 मल्टीप्लाई होगा xz के साथ, माइनस ऑफ z x0 एन एक्स्ट्रा टर्म विल बी एडेड। क्यों, क्योंकि यूनिलेटरल है। अगर ये बाइलेटरल होता तो सिंपली ये रहता। दिस कैन बी सिमिलरली प्रूव लाइक द अबव। इसकी तरह हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर x ऑफ n+1 का आपने z ट्रांसफॉर्म अपने फाइंड आउट करना है, देन इट विल बी समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी x ऑफ n z टू द पावर -n n+1। ओके, सो इट विल बी, अगर आप 0 पुट करेंगे x1 इंटू 0 मतलब ये 1 प्लस x2 z टू -1 प्लस x3 z टू -2 लाइक दिस। ओके, और अगर xz हम देख रहे हैं, अगर xz क्या होता है, z ट्रांसफॉर्म xn, तो वो कैसा आएगा, वो आएगा x0 प्लस x1 z टू -1 टू z टू -2। ये जो नॉर्मल हमारा xz होता है यूनिलेटरल, ये हमने यूनिलेटरल z ट्रांसफॉर्म निकाला है।
ठीक है। तो अगर आप इसमें z मल्टीप्लाई कर दें, z जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, z x0 प्लस, अगर z आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस x1 प्लस x2 z माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, z माइनस वन इंटू जेड जो है जो हमने मल्टीप्लाई किया है, ये 1 हो जाएगा, z2 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से x3 z माइनस टू up to infinity. So this will be s of xz equals to z of x0 प्लस, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये जो आगे वाला इसको छोड़ के ये जो आगे वाले x1 प्लस x2 z माइनस वन, इसको और इसको कंपेयर करें आप, ये क्या था, z ट्रांसफॉर्म xn प्लस वन, ये वाला टर्म, तो ये आपका क्या आ जाएगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn प्लस वन। ओके, सो दिस विल बी, अगर आप उसको रीअरेंज करें तो z ट्रांसफॉर्म xn प्लस वन इक्वल्स टू s ऑफ z ऑफ xz माइनस z ऑफ x0, ये इसका z ट्रांसफॉर्म होगा किसका, xn प्लस वन का। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ यूनिलैटरल z ट्रांसफॉर्म इज accumulation property. Accumulation, like the name suggests, it accumulates the sample, जो भी आपका सीरीज होगा उसके सैंपल को एक्यूमुलेट करेगा। अगर xn का xz है z ट्रांसफॉर्म, तो एक एक्यूमुलेटर कुछ ऐसा दिखेगा कि k इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू n x ऑफ k, कि k की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से n तक ये सम कर रहा है, तो ये एक्यूमुलेट कर रहा है, तो ऐड कर रहा है, तो इसका जो z ट्रांसफॉर्म होगा डेट विल बी xz 1 माइनस z इनवर्स। तो ये एक्यूमुलेटर अगर आप ध्यान से देखें, अगर इसका प्रूफ देखना है आपने, इस एक्यूमुलेटर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या चीज है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन विद समेशन ऑफ k इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू, सॉरी दिस विल बी n डेल्टा ऑफ k। तो ये क्या है, अलग अलग इम्पल्स, अलग अलग जगह ये इम्पल्स फंक्शन होगा। तो इम्पल्स फंक्शन के साथ कोई भी अगर सिग्नल या सीरीज कॉन्वोल्यूशन होता है, द रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज द सिग्नल इटसेल्फ। ठीक है, तो वही किया है, xn को जब आप कन्वॉल्व करोगे डेल्टा k के साथ, देन दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, दोनों डेल्टा के साथ इसको कन्वॉल्व किया है। अगर तो ऐसा है, और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये क्या चीज है, इट विल बी, दिस इज u ऑफ n, ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन है जो माइनस इंफिनिटी से n तक आ रहा है, तो दिस इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन, और ये कॉन्वोल्यूशन का किसके साथ हुआ है, xn के साथ। अब बाय द कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी यू कैन सी, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर टाइम डोमेन में कोई सीक्वेंस, दो सीक्वेंस अगर टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन z, जो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका जो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है, xn के xz है, un के क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z इनवर्स। So this will be the z transform of this accumulator. Okay, so in the same line for unilateral z transform, the next property is initial value theorem. So what is initial value theorem? Initial value theorem will give you the value of xn when n equals to 0. ये xn होता है, n की वैल्यू 0 अगर पुट करोगे उस सैंपल में, जब n की वैल्यू 0 है तो वो सैंपल क्या होगा, उसकी वैल्यू देगा। तो ये काम तब आता है जब आपको xz आपके पास है, फॉर एग्जांपल xz दिया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सिग्नल xn when n equals to 0. For that you can easily apply the initial value theorem. So x0 आप कैसे निकालोगे, it will be limit z tends to infinity x of z। अगर आपको xz गिवन है तो आप सिंपली उसको लिमिट z tends to infinity करोगे तो it will give you the x0 value of x0। x0 का वैल्यू क्या होता है, xn, x0 का मतलब क्या है, xn की वैल्यू ऑफ xn when n equals to 0।
तो जो n इक्वल्स टू 0 में जो xn की वैल्यू होगी इट विल गिव बाय दिस. ओके, so you can easily prove it like for एग्जैक्ट का आपका z ट्रांसफॉर्म क्या हुआ, यूनिलेटरल z ट्रांसफॉर्म जो है, तो इट विल बी x0 प्लस x1 z माइनस 1 प्लस x2 z माइनस 2 प्लस अप टू इंफिनिटी. ओके, so if you put limit on both side, applying limit on both side, अगर आप लिमिट पुट करेंगे इसको, लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी xz. सो इफ यू केयरफुली सी दैट अगर आप लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करते हैं तो यहाँ क्या है, z टू माइनस 1 z टू माइनस 2. तो जब भी आप z की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई इंफिनिटी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो सिर्फ एक टर्म होगा जहाँ पे z नहीं है, बाकी जो टर्म है वो 0 हो जाएंगे. तो 0 के साथ मल्टीप्लाई और बाकी सिर्फ रहेगा x0. z टू माइनस 1 क्या है, 1 बाई इंफिनिटी, जब इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. तो इट विल ओनली गिव लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी xz x0. So in this way you can easily prove the initial value theorem. So next in the same line for unilateral z transform a final value theorem is there. तो पिछले केस में हम क्या कर रहे थे, xn की वैल्यू निकाल रहे थे when n equals to 0, but in this case we have to find out, हम ये निकाल रहे हैं कि xn की वैल्यू क्या होगी at n equals to infinity, मतलब इंफिनिटी में ये xn की वैल्यू क्या होगी. वो हम फाइनल वैल्यू थ्योरम से निकालेंगे. x ऑफ इंफिनिटी इज लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस z इनवर्स xz. तो ये आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम है. इससे आप x इंफिनिटी निकाल सकते हैं कि n की वैल्यू जब इंफिनिटी होगी तो उसकी वैल्यू xn की वैल्यू क्या होगी. तो इसको अगर सिंप्लीफाइड टर्म में आप लिखेंगे z टेंड्स टू इंफिनिटी, देन इट कैन आल्सो रीरिटन एज z minus 1 xz. Okay, sorry, it is not infinity, it is 1. So that's why अगर ये z 1 minus 1 by z तो z कॉमन हो जाएगा, z 1 हो जाएगा. ठीक है.